अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। और लेक्चर नंबर 4। अगर आप बुक को फॉलो कर रहे हैं तो आपका ये चैप्टर नंबर 2 का लास्ट लेसन है। ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक है इज़ डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सर्वर। ठीक है। इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। मगर डीएनएस को समझने से पहले आपको थोड़ी सी डीएनएस की हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। ठीक है। डीएनएस इंट्रोड्यूस हुआ 1984 में। कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, पहले वो स्टोरी समझते हैं। हुआ ये कि जौन सा है, बहुत अरसा पहले जिन लोगों ने इंटरनेट बनाने की कोशिश की और जो स्टोरियाँ चली वो ये थी कि हम लोग जौन से हैं आरपा नेट, जो अमेरिकन डिफेंस सिस्टम है उनका नेटवर्क था। उन्होंने कहा कि हम लोग जौन सा है ना वो नेटवर्क बनाते हैं और नेटवर्क जौन सा है वो सारे का सारा आपस में कनेक्ट कर देते हैं डिवाइसेस को और हम आपस में कम्युनिकेट करने लग जाएंगे। ठीक है। उन्होंने ऐसी डिवाइसेस बनानी। थोड़े अरसे के बाद क्या हुआ कि मल्टीपल नेटवर्क्स जो से हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने लगे। मैं अगर एक सर्कल बना के और इधर ये बता इस तरह की डायग्राम बनाऊँ तो इसका मतलब ये नेटवर्क एक और नेटवर्क बन गया। ठीक है। और ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आपस में एड अप होने शुरू हो गए। अब जब इस नेटवर्क पे पड़े हुए एक कंप्यूटर ए ने इस नेटवर्क पे पड़े हुए कंप्यूटर एम से बात करनी होती थी तो इन दोनों को एक दूसरे का नाम पता होना लाजमी था। उन्होंने कहा ठीक है, तो हम एक दूसरे के साथ यूज़र फ्रेंडली नेमिंग कन्वेंशन के थ्रू बात करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक दूसरे को जो से एक स्पेसिफिक नेम्स देने शुरू कर दिए। ठीक है। ताकि मेरे लिए एक दूसरे को याद करना आसान हो जाए। ठीक है। तो उन्होंने कहा चलो मेरा नाम ए है, मेरा नाम एम है और इसका नाम जो सा है एक्स है। ठीक है। एक और फिर नेटवर्क आया, वो एड अप हो गया और इनके पास वो नेमिंग कन्वेंशन ख़त्म हो चुकी थी। इन्होंने कहा चलो इसको हम नाम दे देंगे ए। ठीक है। और इसको नाम दे देंगे ए बी। ठीक है। और इसी तरह डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ आपस में ऐड अप होनी शुरू हो गई। ठीक है। और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और जो भी सारा कुछ कनेक्ट होना शुरू हो गया। जब ये बहुत सारी चीज़ें होगी तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा यार अब ये जो नेम है इनको रिजॉल्व कराने के लिए आईपी एड्रेस एक दूसरे के पता होने लाजमी है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हर कंप्यूटर के अंदर क्या किया, एक फ़ाइल रख दी। ठीक है। जिसे ये लोग होस्ट फाइल कहते थे और उसमें लिखा होता था कि ए का आईपी एड्रेस है 1.1.1.1, एम का आईपी एड्रेस जो है 2.2.2.2। ठीक है। इसी तरह ए का आईपी एड्रेस क्या होता था 3.1.1.1। ठीक है। इस तरह होना शुरू हो गया। अब जिस तरह नेटवर्क अपडेट होता था, ये फाइल हर एक कंप्यूटर पे पड़ी होती थी नेटवर्क में। अगर मेरे पास उस टाइम 100 कंप्यूटर्स का नेटवर्क था तो 100 के 100 कंप्यूटर्स पे यही फाइल पड़ी होती थी। ठीक है। अगर मैं कहता था भैया मैंने ए बी से बात करनी है तो फ़ौरन वो उस फाइल के अंदर कंप्यूटर लुकअप करता था और देखता था ए बी का आईपी एड्रेस क्या है और उसे ए बी का आईपी एड्रेस पता चल जाता 3.1.1.2। ठीक है। तो इस तरह जो से ये फाइल हेल्प करती थी नेम टू आईपी रिजॉल्व करने के लिए। हर बंदे को दूसरे कंप्यूटर का आईपी मालूम होना लाजमी नहीं था, उसे सिर्फ उसका नाम पता होना चाहिए था। ठीक है। अब इसका एडवांटेज क्या हुआ कि यूज़र फ्रेंडली हो गया। अगर मैंने जो सा है से एक यूनिवर्सिटी थी, से मैंने कहा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी थी। ठीक है। ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड प्रिंटर। ठीक है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रिंटर था, उस पे जाना था तो मैंने सिर्फ ऑक्सफोर्ड प्रिंटर लिखा और उस पर रिक्वेस्ट भेज दी और वो वहाँ पे चलेगी। उसकी वजह क्या थी कि ये जो ऑक्सफोर्ड प्रिंटर की नेम टू आईपी रेजोल्यूशन थी ये मैंने इस फाइल में रखी हुई थी जो कहती थी कि इसका आईपी एड्रेस 1.1.1.2 है। ठीक है। कल को किसी बंदे ने एक और प्रिंटर लगा दिया या एक ऑक्सफोर्ड मॉनिटर लगा दिया या ऑक्सफोर्ड उसे क्या कहते हैं, से फॉर एग्जांपल मल्टीमीडिया लगा दिया। ठीक है। तो उसका नाम था ऑक्सफोर्ड मल्टीमीडिया। ठीक है। और इसको आईपी एड्रेस दे दिया इन्होंने 1.1.1.3। ठीक है। अब ये अभी एक चीज़ लगाई, ये मेरा ऑक्सफोर्ड का नेटवर्क था, मैंने इसमें लगा दिया। अब यहाँ से मुझे एक बंदे की कॉल आती है, कहता है काशिफ आई कैन नॉट रीच ऑक्सफोर्ड एम, कि मैं ऑक्सफोर्ड मल्टीमीडिया पे नहीं जा सकता। तो उसकी रीज़न क्या है कि उसके पास जो सिस्टम पे फाइल पड़ी हुई है वो आउटडेटेड होगी, क्योंकि मैंने नेटवर्क में एक ऐसी न्यू डिवाइस लगाई। ठीक है। ये मल्टीमीडिया डिवाइस थी, मल्टीमीडिया से कहता हूँ मैं वाइट बोर्ड था। ठीक है। मल्टीमीडिया वाइट बोर्ड टाइप की चीज़ थी, वो उसे एक्सेस नहीं कर सकता था। उसकी रीज़न क्या है कि उसके पास जो होस्ट की फाइल थी वो अपडेटेड नहीं थी। ठीक है। तो मैंने उसे कहा अच्छा 1 मिनट सब्र करो, मैं तुम्हें ईमेल करता हूँ या मैं फ़लाँ सर्वर पे रखता हूँ, तुम वहाँ से फ़ाइल उठाओ। उसने उठाई फ़ाइल और पुरानी फ़ाइल को रीनेम कर दिया, उसको अपडेट कर दिया, रीराइट कर दिया और अब वो ही कैन एक्सेस दैट वन। थोड़ी देर के बाद मुझे ये इस XYZ यूनिवर्सिटी से कॉल आती है, वो कहते हैं भाई मैं भी आपका मल्टीमीडिया एक्सेस नहीं कर सकता, फिर मैं उसे भी फ़ाइल दे दूँगा।
तो अब यहाँ पे आपको डिसएडवांटेज पता चलना शुरू हुआ कि इस नेमिंग सिस्टम का फ़ायदा ये था कि अगर मैंने किसी सर्वर या किसी मशीन पे जाना है तो मुझे उसका आईपी एड्रेस याद नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ मुझे उसका नाम पता होगा। क्योंकि आप देखो कि अगर आपको बाय आईपी एड्रेस कोई चीज़ याद करनी पड़े तो आपको अभी तक कितनी वेबसाइट्स के नाम पता होंगे, ठीक है। और अगर आपको बाय नेम याद करनी पड़े तो आपको फिंगर टिप्स पे याद है, सबसे पहले आपका नाम ही आता है फेसबुक, ठीक है। आपका जीना मरना बंद हो जाता है अगर आप फेसबुक ना खोलें दिन में एक दफ़ा, ठीक है। फिर ट्विटर पे चले जाते हो, लिंक्डइन पे चले जाते हो, याहू, गूगल, बिंग और पता नहीं क्या क्या, उर्दू आईटी अकेडमी भी शायद लिस्ट में होगी, ठीक है। एनीवे, तो अब उसका एडवांटेज ये था। डिसएडवांटेज ये था कि अगर मैंने नेटवर्क के अंदर या अपने ये इंट्रानेट जो इंटरनेट टाइप की जो चीज़ बन रही थी, डेवलप हो रही थी, उसके अंदर अगर कोई चीज़ ऐड करनी है तो मेरे नेटवर्क पे जितनी डिवाइसेज हैं, इंटरनेट पे जितनी डिवाइसेज हैं, सबके पास वो फाइल अपडेट होनी चाहिए, ठीक है। दैट इज़ द डिसएडवांटेज कि अगर मेरे पास 10,000 यूज़र्स हो जाते, ठीक है, और 10,000 के ऊपर में से 10,000 एक अगर मैं ऐड करता तो मुझे ये 10,000 एक डिवाइसेस के ऊपर ये टेक्स्ट फाइल अपडेट करके भेजनी पड़ती। तो कैन नॉट कीप अप विद द डिमांड कि भाई इंटरनेट जिस स्पीड से एक्सपेंड हो रहा था, क्योंकि अमेरिकन डिफेंस सिस्टम ने पहले बनाया, फिर उसके अंदर बहुत सारी कंपनियां आई, ज़ीरोक्स, IBM और पता नहीं क्या क्या, फिर यूनिवर्सिटीज़ आपने आपस में कनेक्ट होना शुरू हो गई, फिर यूनिवर्सिटीज़ के नेटवर्क्स बड़े होने शुरू हो गए। तो दैट इज सम हाउ द नेमिंग सिस्टम वर्क्स, ठीक है। तो एक्चुअली इतनी पूरी स्टोरी सुनाने के बाद आपको समझ तो आ गई होगी कि डीएनएस सर्वर क्या होता है। डीएनएस सर्वर आपका एक ऐसा सर्वर होता है जिसमें आपके नेम टू आईपी रेजोल्यूशन पड़ी होती है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि मैंने कहा कि मैंने नेटवर्क के अंदर एक सर्वर रखा हुआ है और इधर वाले यूनिवर्सिटी के जितने लोग हैं, इस यूनिवर्सिटी के जितने लोग हैं और इस यूनिवर्सिटी के जितने लोग हैं, इन सब के पास सिर्फ इस सर्वर का आईपी एड्रेस हो, ठीक है। और अगर कोई मैं एक नया नेटवर्क ऐड करता हूँ और उसमें एक डिवाइस लगाता हूँ ABC, तो मैं इस सर्वर को बता दूं कि भैया ABC जो सी है उसका आईपी एड्रेस है 1.1.1.99, ठीक है। अब अगर इस पीसी ने ABC के पास जाना है तो इसे नहीं पता ABC का आईपी एड्रेस क्या है, मगर इसे ये पता है कि अगर मैंने ABC के पास जाना है और मुझे ABC का आईपी एड्रेस नहीं पता तो मैंने इसके पास से जाके लेना है। वो जब इसको जाके रिक्वेस्ट करता है तो ये अपनी डेटाबेस के अंदर, इसके पास एक छोटी सी डेटाबेस होती है, उसमें लुकअप करके क्यूरी करता है और जिस तरह ही वो उसे ABC मिलता है और उसको वो रिप्लाई करता है, अच्छा भैया आपने जिसके पास जाना है उसका आईपी एड्रेस है 1.1.1.99, और फिर वो उसके पास सीधा चला जाता है, ठीक है। दिस इज व्हाट यूर डीएनएस सर्वर डू, ठीक है। और इससे पहले जो प्लेन टेक्स्ट फाइल का ऑप्शन है, अगर आप अपने कंप्यूटर के अंदर जाके देखें ना, ठीक है, विंडोज़ के विंडोज़ के फोल्डर के अंदर सिस्टम 32 के अंदर ड्राइवर्स का फोल्डर होता है, ठीक है। अगर आप ड्राइवर्स के फोल्डर के अंदर जाके ETC के फोल्डर के अंदर जाएं तो आपको यहाँ पे होस्ट फाइल नज़र आएगी, ठीक है। और अगर आप इस फाइल को ओपन करें तो ये वो आपका पुराना DNS टाइप का नेमिंग कन्वेंशन टाइप की चीज़ नज़र आ जाती है, ठीक हो गया। तो अगर मैं आपको ये अपनी टेक्स्ट फाइल दिखाऊं, जो ये मेरी होस्ट की फ़ाइल है, ठीक है, तो इसके अंदर जो सा है बाय डिफ़ॉल्ट कोई एंट्री नहीं होती, मगर मैंने देखो इसके अंदर दो एंट्रीज़ डाली हुई हैं, इस कॉल्ड 3.1.1.1 taha.com और 4.1.1.1 abdullah.com। एक्चुअली ऐसी कोई वेबसाइट नहीं है, मगर मैंने अपने कंप्यूटर को कहा हुआ है कि अगर मैं कहूँ taha.com पे जाना है तो तुमने DNS के पास नहीं जाना बल्कि लोकल फाइल से ही तुमने ये इन्फॉर्मेशन ले लेनी है। हैकर एक्चुअली आके इस फाइल पे अटैक करता है और जब आप किसी एंटीवायरस की वेबसाइट पे जाते हो जो आपका वो वायरस पकड़ लेता है, मगर वो आपको एक्चुअल वेबसाइट पे नहीं जाने देता, आपको 2 नंबर वेबसाइट पे जाने देता है। लाइक मैं कहूँ कि मैंने एक इंटरनेट पे आईपी एड्रेस लिया जिसका आईपी था 30.1.1.1, ठीक है, और उसके बाद मैंने कहा yahoo.com, ठीक है, और इस फाइल को सेव कर दिया, ठीक है। मेक श्योर द पाथ ऑफ द फाइल इज करेक्ट, ठीक है। नॉर्मली ये जो फाइल जो सी है ये रीड ओनली होती है, आप इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैं अब जो बंदा विक्टिम होगा वो क्या करेगा, से मैंने आप समझो कि यहाँ अभी ताहा सेव हुआ है, से मैंने कहा पिंग taha.com, ठीक है, तो वो एक्चुअली मुझे, या पिंग yahoo.com, ठीक है, तो वो मुझे एक्चुअली इस आईपी एड्रेस पे नहीं लेके जाएगा बल्कि इस आईपी एड्रेस पे लेके जाएगा 3.1.1, और ये वेबसाइट बिल्कुल याहू की तरह की बनी हुई होगी,
ये साइट बिल्कुल याहू की तरह की बनी होगी और मुझे याहू का पेज आ जाएगा, मैं वहाँ पे अपना यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करूँगा, हैकर के पास उसका यूज़र नेम पासवर्ड आ जाएगा। तो सबसे पहले जो पुराने ज़माने के हैकर्स होते थे ना, वो घटिया किस्म के हैकर्स, वो इस फाइल पे अटैक किया करते होते थे, तभी ऑपरेटिंग सिस्टम उसे रीड ओनली फॉर्मेट में रखता होता था। और नॉर्मली इट्स अ बेस्ट प्रैक्टिस कि आप अपने कंप्यूटर पे कभी भी एडमिनिस्ट्रेटिव राइट से लॉगिन ना हो, क्योंकि अगर आपके पास कोई भी पुराने हैकर का स्क्रिप्ट है तो वो इस फाइल को रीड ओनली से राइट ओनली कर देता है और वो हैकर आपको इसमें चेंज कर लेता है। अगर आप लॉगिन ही एक ऐसे राइट्स परमिशन से हुए हैं जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम पे किसी चीज़ की परमिशन नहीं है, तो वो अगर आपके पास वायरस आ भी जाता है तो वो आपको इन्फेक्ट नहीं कर सकता। डोंट कोट मी ऑन दैट, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। एनीवे अगर आपके कंप्यूटर ने किसी वेब पेज पे या किसी नेम पे जाना है तो सबसे पहले इस फाइल में देखता है, होस्ट की फाइल में। अगर उसमें होस्ट की फाइल में नॉर्मली कोई एंट्री नहीं पड़ी होती तो फिर वो आपके डीएनएस सर्वर के पास जाता है, और डीएनएस सर्वर जो सा है फिर आपको याहू बिंग और जहाँ पे जाना चाहे, ले से अगर मैंने कहा बिंग.com, ठीक है, ये एक और नया सर्च इंजन है, ठीक है। तो ये देखो ये मेरे डीएनएस सर्वर के पास से जाके ये मुझे नाम रिजॉल्व करवा के ला के दे रहा है, ठीक है। अब जो डीएनएस सर्वर्स हैं वो ऐसे काम करते हैं, ठीक है। वो बिंग रिप्लाई नहीं कर रहा है, इज अ डिफरेंट स्टोरी, ठीक हो गया। तो ये आपको पता चल गया कि होस्ट फाइल क्या होती है, कि जो डीएनएस सर्वर से पहले वो जो प्लेन टेक्स्ट फाइल की मैंने आपको स्टोरी सुनाई है वो ये फाइल है, और ये अभी भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में होती है। अगर आप चाहते हो कि किसी ऐसे नेम पे जाना हो जिसके लिए आप चाहते हो कि यार डीएनएस सर्वर पे ना जाए बल्कि सिर्फ इस नेम पे चला जाए, इस आईपी एड्रेस पे जाए, डीएनएस को क्यूरी ना करे, तो आप होस्ट फाइल में एंट्री डाल देते हो, ठीक है। उसके बाद आपको डीएनएस सर्वर जो सा हायरार्किकल स्ट्रक्चर देखता है। हायरार्किकल स्ट्रक्चर क्या होता है? हायरार्किकल स्ट्रक्चर ये होता है कि से मैंने कहा मेरी एक कंपनी थी उर्दू urdui.com, ठीक है, और ये बहुत कामयाब होगी, ठीक है। और मैंने जो सा अब उर्दू आईटी के ना दो चार पोर्शंस बना दिए, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ठीक है। से मैंने कहा एशिया, ठीक है, यूरोप, ठीक है, अमेरिका और अफ्रीका, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया वाले नाराज़ हो जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया भी डाल देता हूँ, ठीक है। और कौन सा रह गया? वो साउथ अमेरिका, खैर उन उधर से कोई नहीं सुनता होगा उर्दू। एनीवे, ठीक है। तो ये अब मैंने जो सा हिरोरिकल स्ट्रक्चर बना दिया। अब मेरे ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो लोग होंगे उनका जो नेमिंग कन्वेंशन होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया डॉट उर्दू IT.com, ठीक है। आपको देखते साथ ही नाम देखते साथ ही आपको पता चल जाएगा यार ये ऑस्ट्रेलिया का कोई बंदा है, ठीक है। अगर ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक पीसी बना हुआ है, ठीक है, से मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक मेलबर्न के अंदर पीसी है, ठीक है, तो मैंने कहा मेलबर्न, ठीक है, मेलबर्न के अंदर फिर पीसी का नाम रख दिया PC1, ठीक है। अगर आपको ये मैं पूरा नाम दिखाऊं तो आपको क्या पता चलेगा यार ये उर्दू आईटी की कोई चीज़ है जो ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में है और उसका नाम PC1 है। कितना ईजी ट्रैक डाउन प्रोसीजर है कि आपको ईजीली उस चीज़ को मेंटेन कर सकते हो। दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ डीएनएस कि डीएनएस का जो नेम है वो हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, और अगर मुझे एग्जैक्ट याद है तो मेरे ख्याल में 255 कैरेक्टर्स का डीएनएस नेम हो सकता है, जिसको हम फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम भी कहते हैं, FQDN, ठीक हो गया। आपकी बुक ने इस चीज़ को, ये जो डीएनएस का टॉपिक है उसको इतनी डिटेल में नहीं बताया उसने, बल्कि आपको ये डीएनएस भी नहीं समझाया, ठीक है। तो इस सारी चीज़ को जितनी अभी थोड़ी देर बहस होती रही उस चीज़ को सम अप करते हैं कि पहले ज़माने में जब नेम टू आईपी रेजोल्यूशन क्यों की जाती थी, ताकि यूज़र फ्रेंडली सोल्यूशन रहे। तो उस टाइम एक फ्लैट फाइल के अंदर, फ्लैट फाइल जिससे सिंपल टेक्स्ट फाइल होती थी, जो इस तरह अभी आपको होस्ट फाइल दिखाई है, उसके अंदर नेम टू आईपी रखे होते थे। अगर किसी कंप्यूटर ने दूसरे कंप्यूटर से बात करनी है और मैं उसका नाम देता हूँ तो वो उस टेक्स्ट फाइल के अंदर से देखता था और उस कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने लग जाता था। मगर थोड़े अरसे के बाद उन्होंने ख्याल किया कि यार ये इज़ नॉट अ बेटर सोल्यूशन, क्योंकि अगर नेटवर्क में कोई भी सर्वर ऐड होता है या इंटरनेट पे कभी भी एक सर्वर ऐड होता है तो पूरी दुनिया के अंदर जितने कंप्यूटर्स हैं उन सबको मुझे बताना पड़ता है एक टेक्स्ट फाइल के जरिए, ठीक है, विच इज़ हार्ड टू मैनेज। तो उसका सोल्यूशन उन्होंने ये निकाला कि सेंट्रलाइज एक सर्वर रख दिया जाए जो सारी चीज़ों को मेंटेन करे, और फिर हर सर्वर जो सा है वो अपने नेम्स को रिजॉल्व करवाए, ठीक है। तो अब हुआ ये कि हायरार्किकल स्ट्रक्चर बन गया, और हर सर्वर के अंदर, डीएनएस सर्वर के अंदर रिसोर्स रिकॉर्ड के नाम पे एक चीज़ होगी, जिस तरह एक रिकॉर्ड होता है, ठीक है। कि एक अगर मेरा मेरा एक पीसी है, अगर मैं आपको कहूँ कि मेरा पीसी पाकिस्तान के शहर लाहौर के अंदर, पीसी का नाम है काशिफ पीसी, काशिफ पीसी, तो मेरा पूरा यूआरएल क्या बनेगा? काशिफ पीसी, ठीक है, काशिफ पीसी LHRPK.Asia.urduit.com,
ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड योर होल नेम, होल फ्री फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, ठीक है, जो आपका प्रॉपर नाम बन जाता है, ठीक है। और हियरार्किकल आपको पता चल जाता है एशिया, पीके और ये वो, ठीक है। अब हुआ ये कि जो सा है आपका ये जो डोमेन नेम की सारी स्टोरी है, ये और थोड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के अंदर चलेगी। कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में किस तरह चलेगी, मैंने कहा कि मेन जो कंपनी है या मेन जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ कॉल्ड उर्दू IT.com, ठीक है। और उसके नीचे जो से हैं से मैंने कहा कि ये तीन तीन मेन कॉन्टिनेंट्स हैं। एक को कह दिया एशिया, ठीक है, एक को कह दिया यूरोप, ठीक है, यूरोप, और एक को कह दिया US, ठीक है। अब urdu-it.com के नीचे एक और मैंने कैटेगरी बना दी जिसे मैंने कह दिया से अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका के अंदर मैंने कहा कि मेरे पास जो से है ना कोई 1000 डिवाइसेस पड़ी हुई हैं, प्रिंटर हो सकता है, PC हो सकता है, यूज़र हो सकता है, कुछ भी है, ठीक है। और मैंने ये यहाँ पे उर्दू IT के अंदर ना एक DNS सर्वर लगा दिया, ठीक है। अब मेरे नेटवर्क के अंदर जहाँ पर भी कोई बंदा होता था, लाइक US के अंदर एक बंदा बैठा हुआ, ठीक है, अपने PC के सामने, और उसने अगर इधर अफ्रीका के अंदर एक PC है जिसका नाम है pc1.capetown.southafrica.af.urduit.com पे जाना है, तो वो क्या करता था कि USA से वो क्यूरी करता था कि भाई मैंने इस होस्ट नेम पे जाना है, और वो अपने नेटवर्क से USA से निकल के घूमता फिरता सेटेलाइट से, डिशेस से, फाइबर से, ओशन फाइबर से निकल के उर्दू IT के DNS सर्वर पे जाता था, और उर्दू IT का जो DNS सर्वर है वो उसको क्यूरी करके और आंसर देता होता था, ठीक है। अब अगर अफ्रीका में 1000 यूज़र है, एशिया में 10,000 यूज़र है, यूरोप में 1000 यूज़र है, और USA में 5000 यूज़र है, ठीक है। और ये बेचारा एक DNS सर्वर तो मर जाएगा इतने रिकॉर्ड्स को रिजॉल्व करवाते हुए, और ऊपर से ये वैन डिलेज और इस तरह की बातें, ठीक है। और से फॉर एग्जांपल एशिया में एक बंदा है पाकिस्तान में, और उसने इंडिया में एक पड़े हुए कंप्यूटर से बात करनी है, ठीक है। तो वो क्या करता था कि वो यहाँ से जाता है अपना नाम रिजॉल्व करवाने के लिए उर्दू IT अकेडमी के डोमेन से, मैंने कहा फॉर एग्जांपल ये अफ्रीका में पड़ी हुई है, साउथ अफ्रीका केप टाउन में पड़ी हुई है कहीं पे, तो ये यहाँ पे जाएगा, रिजॉल्व करवाएगा, फिर वापस आएगा और फिर इंडिया जाएगा। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया, हमने कहा यार ये एक मेन रूट डोमेन कंट्रोलर बना, DNS सर्वर बना दो, और एशिया के अंदर जो सा है, ये इंक चेंज कर दूँ, आज मैं थोड़े मोशन में आके ना इंक नहीं चेंज कर रहा। तो एशिया के अंदर मैं एक DNS सर्वर बना दूं जो सिर्फ एशिया के नाम रिजॉल्व करे, और यूरोप के अंदर एक और बना दूं जो सिर्फ यूरोप के नाम रिजॉल्व करे, US के अंदर एक बना दूं जो US के नाम रिजॉल्व करे, और उर्दू IT अकेडमी जो साउथ अफ्रीका में पड़ा है वो साउथ अफ्रीका के और अफ्रीका के सारे नाम रिजॉल्व करवाए। अब क्या होगा कि अगर पाकिस्तान से किसी बंदे ने इंडिया के किसी बंदे से बात करनी है या PC से कम्युनिकेट करना है, तो वो अपने लोकल DNS सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा, जिसे कहेंगे हम चाइल्ड DNS सर्वर, क्योंकि ये पेरेंट DNS है, ये चाइल्ड DNS है, और वो सिर्फ किसके नेम रिजॉल्व करवा के देगा, asia.urduit.com, सिर्फ ये नेम रिजॉल्व करेगा, ये वाला DNS सर्वर DNS1। DNS2 कौन से करेगा, यूरोप के, और DNS3 कौन से करेगा, US के। मगर अगर अभी भी US वाले ने अगर कहीं जाना है, से मैंने कहा यूरोप जाना है या अफ्रीका जाना है, तो वो अपने अपने ही लोकल DNS सर्वर को कहेगा, और DNS सर्वर को पता होगा कि अगर कोई नाम मैं रिजॉल्व नहीं करवा सकता तो मैंने उसे इस DNS सर्वर के पास भेजना है, और जब ये इस DNS सर्वर के पास जाएगा तो इस DNS सर्वर को पता होगा ये कहाँ पर पड़ा है। और अगर से फॉर एग्जांपल ये US वाला कहता है नहीं मैंने पता किधर जाना है, मैंने bing.com पे जाना है, ठीक है, तो ये इसकी क्यूरी US वाला सर्वर जो है उर्दू IT पे भेजेगा, और उर्दू IT के ऊपर एक फॉरवर्डर लगा होगा, ठीक है, कि अगर आपकी डोमेन के अंदर वो चीज़ रिजॉल्व कराने की काबिलियत नहीं है तो वो अपने हायर लेवल डोमेन पे भेज देती है, दैट इज़ कॉल्ड रूट लेवल और हायर लेवल डोमेन। तो वो डोमेन जो सी है वो फिर आगे से आपको कॉम के पास भेजेगी और बिंग के पास भेजेगी जो मेनली माइक्रोसॉफ्ट का है, और वो फिर माइक्रोसॉफ्ट या बिंग का सर्वर उसको रिजॉल्व करवा के आपको वापस रिप्लाई ला के देगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड अ सर्वर टू सर्वर क्यूरी, उसको हम बाद में देखेंगे, ये आपकी आज की बुक के अंदर डिस्कस नहीं किया हुआ, मगर मैंने कहा कि यार DNS अगर पढ़ाना है तो फिर सही से पढ़ें। तो एक्चुअली दिस इज द होल स्टोरी हाउ DNS सर्वर वर्क्स। अब ये सारी कहानी सुनाने का मकसद क्या था, इस सारी कहानी सुनाने का मकसद ये था कि मुझे पता है ये बहुत वो मैसी लग रहा है, मगर मैं इसको इस मैस को इधर ही रहने दूंगा क्योंकि मैंने अभी आगे से आपको जोन्स पढ़ाने हैं।
ठीक है। तो जोन्स पढ़ाने के लिए मैं ज़रा इंक सेलेक्ट कर लूँ। ठीक है। अब क्या हुआ कि इन तमाम जो सर्वर्स होते हैं इनके पास एक छोटी सी डेटाबेस पड़ी हुई होती है। ठीक है, ये डेटाबेस, ये डेटाबेस, ये डेटाबेस। इस डेटाबेस के अंदर यूएसए के पूरे 5000 यूज़र्स के नेम टू आईपी एड्रेसेस पड़े होते हैं। जब मैं यूज़र कहता हूँ तो उससे मुराद प्रिंटर, पीसी, कोई भी डिवाइसेस। ठीक है, एक बंदे का आईपी एड्रेस नहीं होता, मेरे अकाउंट का कोई आईपी एड्रेस नहीं होगा, मगर मेरे लैपटॉप का, मेरी डिवाइसेस का आईपी एड्रेस जरूर होगा। ठीक हो गया। तो फिर यूरोप वाला जौन सा होगा उसके पास भी एक आईपी एड्रेस, ये 1000 आईपी एड्रेसेस होंगे। एशिया की जो डीएनएस सर्वर होगा उसके पास 10,000 नेम टू आईपी रेजोल्यूशंस पड़ी होंगी। एक्चुअली डीएनएस अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे तो आपने बताना है आईपी टू नेम या नेम टू आईपी रेजोल्यूशन करता है। ठीक है, कि अगर आप उसको नाम दो तो वो आईपी में कन्वर्ट कर देता था, और अगर आप आईपी दो तो फिर भी नाम में कन्वर्ट कर देता। वो कैसे करता है वो हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है, तो ये जो तमाम सर्वर्स के पास एक जो डेटाबेस पड़ी होती है इज कॉल्ड अ जोन। ठीक है, जोन डेटाबेस। ठीक है। अब जोन की ना दो मेनली 3 टाइप्स हैं। वन इज कॉल्ड अ प्राइमरी जोन। प्राइमरी जोन से मुराद कि मेरे पास एक जोन पड़ी हुई है, ये मेरी जोन है, और उसके अंदर मेरे पास राइटेबल कॉपी ऑफ द जोन, कि मैं इसको राइट कर सकता हूँ। ठीक है, कल को पाकिस्तान के अंदर कोई एक और सिटी बन जाता है, ठीक है, एक्स वाई जी। ठीक है, और उस एक्स वाई जी के अंदर जो से हैं 100 पीसीज आ जाते हैं, उन सब की जो नेम टू आईपी रेजोल्यूशन है वो मुझे इस जोन में ऐड करनी पड़ेगी। ऐसी जोन जो सी है इज कॉल्ड अ प्राइमरी जोन। ठीक हो गया। सेकेंडरी जोन क्या होती है? ठीक है, सेकेंडरी जोन क्या होती है? सेकेंडरी जोन एक ऐसी जोन होती है जिसके पास राइटेबल कॉपी, रीड ओनली कॉपी पड़ी होती है जोन की। रीड ओनली कॉपी ऑफ द जोन से क्या मुराद है कि से मैंने कहा ये यूरोप वाला कहता है यार मेरे पास 1000 ही एंट्रीज हैं, क्यों ना मैं एशिया से, मेरे जो बंदे हैं वो ज़्यादातर एशिया के से इंडिया जाते हैं। ठीक है, यूरोप से बहुत सारे लोग इंडिया जाते हैं एक्सेस करने किसी सर्वर को, तो क्यों ना मैं इसकी जोन की कोई कॉपी अपने पास रख लूँ। या पूरे एशिया जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो क्या करता है कि एशिया को कहता है कि भाई मुझे ना अपनी सेकेंडरी जोन कॉपी बना लो, और इसको कहता है कि भाई तुमने अपनी तमाम एंट्रीज मेरे पास रेप्लिकेट कर देनी है। तो इसके पास एक रीड ओनली कॉपी होगी, वो इसमें अपडेट नहीं कर सकता, क्योंकि यूरोप को इख्तियार नहीं है कि पाकिस्तान या इंडिया या किसी और कंट्री, एशियन कंट्री के अंदर अगर कोई पीसी ऐड हो तो उसको जो सा है अपनी डेटाबेस में अपडेट करे। उसको उस डेटाबेस की अपडेट उसकी प्राइमरी कॉपी से ही मिलेगी। अगर कल को ये पाकिस्तान में जिस तरह एक्स वाई जी एक कंट्री ऐड हुआ है या सिटी ऐड हुआ है, तो मैं उसको जो सा अपनी डेटाबेस में ऐड करूँगा, और उस डेटाबेस की रेप्लिकेशन या जोन की जो रेप्लिकेशन है वो खुद ब खुद इसके पास पहुँच जाएगी। ठीक हो गया, इसकी हम लैब करेंगे। ठीक है, तीसरी जोन जो से यार इस कॉल्ड अ स्ट्रब जोन। ठीक है, वो स्ट्रब जोन क्या होती है, जब हम स्ट्रब जोन पे जाएंगे फिर मैं आपको बताऊंगा, मगर एक थोड़ी सी क्विक व्यू देता हूँ कि मैं कहता हूँ कि यार ये जो मेरी उर्दू आईटी अकेडमी है ना, इसका बहुत बड़ा जो बिजनेस है ना वो बिंग के साथ हो रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ हर बार जो मैं बिंग के को ढूंढने जाता हूँ, पहले डॉट पे जाता हूँ, फिर कॉम पे जाता हूँ, फिर फर्दर मैं बिंग के पास जाता हूँ, तो क्यों ना मैं बिंग की एक मिनी स्ट्रब जोन बना लूँ अपने पास, जिसमें बिंग के तमाम डीएनएस सर्वर्स की आईपी एड्रेसेस पड़े हो। अगर मुझे कोई कहे कि मैंने बिंग से वीडियो video.bing.com पे जाना है, तो मैं सीधा यहाँ पे जब मेरा ये पाकिस्तान का पीसी अपने पाकिस्तान के डीएनएस सर्वर को क्यूरी करे, पाकिस्तान का डीएनएस सर्वर कहेगा मुझे नहीं पता, तो वो जो सा है वो उर्दू आईटी अकेडमी के मेन डीएनएस सर्वर को क्यूरी करे। मेन डीएनएस सर्वर कहे अच्छा तुमने video.bing पे जाना है, मुझे बिंग की डीएनएस सर्वर का पता है जो तुम्हें रिजॉल्व कराएगा, तुम सीधा उसके पास चले। ठीक है, वहां पर हम स्ट्रब जोन्स पे काम करते हैं। ठीक है, और सेकेंडरी जोन में एक और कॉन्सेप्ट होता है इसका जोन फाइल। जोन फाइल ये को हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे कैसे होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डीएनएस सर्वर क्या होते हैं? प्राइमरी डीएनएस सर्वर जिसके पास प्राइमरी जोन पड़ी हुई है, सेकेंडरी डीएनएस सर्वर जिसके पास प्राइमरी डीएनएस की जोन की रीड ओनली कॉपी पड़ी हुई, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डीएनएस सर्वर। थक गया मैं, आगे चलते हैं। डीएनएस सर्वर, डीएनएस सर्वर जो से हैं वो 4-5 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। पहला डीएनएस सर्वर इज कॉल्ड द रूट डोमेन। ठीक है, फिर टॉप लेवल डोमेन, फिर सेकंड लेवल डोमेन, फिर सब डोमेन्स और होस्ट और रिसोर्स नेम। एक्चुअली होता क्या है कि अगर मैंने कहा कि मैंने mail.yahoo.com पे जाना है, और मेरा ये पीसी पे ये वेब यूआरएल लिखा है, तो होता मेरे साथ ये है, मेरे ख्याल में मैंने आगे डायग्राम बनाई। ठीक है, से मैंने कहा मैंने ये उर्दू आई टी अकेडमी .com पे जाना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये मेरा रिजॉल्वर हूँ। ठीक है, यानी ये मेरा पीसी है।
ठीक है, और मैंने इस पे urduitacademy.com, बल्कि इसको थोड़ा और कॉम्प्लेक्स कर देते, मैंने कहा mail.urdu itacademy.com, ठीक है, पे जाना है। मैं ये रिक्वेस्ट जो सा है, मैं जो अपना पीसी है वो रिक्वेस्ट जो सा है वो क्या करेगा, अपने नेम सर्वर के पास लेके जाएगा रिक्वेस्ट। नेम सर्वर क्या होगा, आपका आईएसपी का डीएनएस सर्वर हो सकता है। कुछ सिचुएशंस में अगर आप देखो तो आपका प्रॉब्ली वायरलेस की जो डीएसएल मॉडेम है वो भी डोमेन नेम सर्वर होगा, ठीक है। आप अपनी रिक्वेस्ट उस डोमेन नेम सर्वर के पास भेजोगे, तो ऐसी क्यूरी जो आप अपने डोमेन नेम सर्वर के पास भेजते हो इज कॉल्ड अ रिकर्सिव क्यूरी, ठीक है। रिकर्सिव क्यूरी की ये क्या कि मैं जब वो रिकर्सिव क्यूरी करूंगा तो वो डीएनएस सर्वर जो सा है वो फर्दर आगे जाके वो मेरी क्यूरी का रिजल्ट निकाल के लेकर आएगा, ठीक हो गया। अब जब मैंने नेम सर्वर के पास गया तो नेम सर्वर जो है ना वो देखेगा, सबसे पहले रिक्वेस्ट भेजेगा। पहले सबसे पहले क्या करेगा कि अपनी जो कैश है, अपनी कैश जो है, अपनी छोटी मिनी सी एक रैम टाइप की कोई चीज़ होगी, उसमें देखेगा कि किसी ने क्या पिछले 1 घंटे में उर्दू आई टी mail.urduitacademy पे जाने की कोशिश की है। उसे पता चलेगा नहीं यार, किसी ने जाने की कोशिश नहीं की, और ये होगा कि वो कोई अपडेट नहीं हुआ होगा, और उसके पास जो है वो mail.urduitacademy.com का आईपी एड्रेस पड़ा होगा विच इज़ 1.1.1.9, ठीक है। और वो यहीं से वापस उसको रिप्लाई भेजेगा, कहेगा आपने अगर mail.urduitacademy.com पे जाना है तो आप इस आईपी एड्रेस पे जाओ, और इसके बाद ये जो है वो mail.urduitacademy.com के सर्वर पे पहुंच जाएगा, ठीक है। पहली सिचुएशन ये। अगर उसके पास ये एंट्री नहीं पड़ी हुई, ठीक है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले रूट सर्वर के पास भेजेगा। जो डॉट सर्वर है, ठीक है, रूट के सर्वर्स होते हैं इंटरनेट पे, बहुत सारे रूट सर्वर्स हैं, ठीक है। तो रूट सर्वर देखेगा कि अच्छा तुम ना कॉम के पास जाओ, वो उसको वापस रिप्लाई भेजेगा अपनी डेटाबेस में से देखे कि तुमने कॉम के ये आईपी एड्रेस है, तुम वहाँ जाओ। तो इसका नेम सर्वर दोबारा जो है ना वो कॉम के पास रिक्वेस्ट भेजेगा कि मैंने इस नेम पे जाना है, mail.urduitacademy.com पे। कॉम का सर्वर कहेगा अच्छा मुझे पता है, तुमने मेरे नीचे जो है उर्दू IT अकेडमी पे जाना है, और उर्दू IT अकेडमी पे चला जाएगा। उर्दू IT अकेडमी का जो डीएनएस सर्वर होगा उसको पता होगा कि मेरे मेल के सर्वर का आईपी एड्रेस क्या है, और वो उसको अपना आईपी एड्रेस दे के वापस भेजेगा। और जब ये सारा आईपी एड्रेस नेम सर्वर के पास आ जाएगा, वो उसकी कॉपी अपने कैश में रख लेगा और उसके साथ TTL लगा देगा, टाइम टू लिव, ठीक है, यानी एक घड़ी लगा देगा। 1 घंटा मेरे ख्याल में बाय डिफॉल्ट टाइम होता है, 1 आवर, ठीक है। 1 आवर का जो टाइमर लगा देगा, 1 घंटे तक इसकी डेटाबेस में पड़ा रहेगा, और इस यूज़र को आईपी एड्रेस मिल जाएगा, ये उस सर्वर के पास चला जाएगा, ठीक है। तो ये दो किस्म की क्यूरीज होती है, रिकर्सिव क्यूरी और इटीरेटिव क्यूरी। इटीरेटिव क्यूरी वो होती हैं जो डीएनएस सर्वर्स आपस में एक दूसरे से क्वेश्चन कर रहे होते हैं, ठीक है। और रिकर्सिव क्यूरी क्या होती है कि जो मेरा कंप्यूटर अपने डीएनएस सर्वर से करता है, ठीक है। और उसके बाद थोड़ी देर बाद मेरा जो पड़ोसी है उसने भी उर्दू IT अकेडमी खोलने की कोशिश की, उसने रिक्वेस्ट की, और उसकी रिक्वेस्ट नेम सर्वर के पास की। नेम सर्वर ने देखा मेरे कैश में पड़ी हुई थी एंट्री, उसने दोबारा यहीं से उठा के रिप्लाई उसे वापस भेज दिया, ठीक है। तो देखा आपने ये जो है ये इसने फिर दोबारा अपना टाइमर 1 आवर कर लेता है, ठीक है। आप अक्सर देखते होंगे कि जब आप याहू, बिंग, गूगल कोई भी वेबसाइट, मेन वेबसाइट्स खोलते हो तो वो फ़ौरन खुल जाती हैं, क्योंकि उसका नेम रिजॉल्व नहीं करवाना पड़ता। और जब आपको कोई ऐसी वेबसाइट खोलनी पड़ती है जो थोड़ी सी कम यूज़ हो रही होती है, या आप अपने एरिया में सबसे कम यूज़ कर रहे होते हो, तो उसको ज़रा रिजॉल्व करवा के लाने में टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है उस चीज़ को ओपन होने में, कभी नोटिस कीजिएगा, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट हैपन्स देयर, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया रूट लेवल डोमेन्स क्या होती हैं। टॉप लेवल डोमेन्स जिस तरह EU, कॉम, ठीक है, EDU, और ये रूट लेवल डोमेन होती है। सेकंड लेवल डोमेन क्या होती है, जिस तरह याहू, ठीक है, हॉटमेल, ठीक है, बिंग, ठीक है, और उर्दू IT ठीक है। सब डोमेन्स क्या होती हैं, mail.yahoo.com, ठीक है। होस्ट और रिसोर्स नेम अगर मेल के अंदर कोई और एक स्पेसिफिक पीसी का नाम आ जाता है, ठीक है, इसी तरह, ठीक है। रिकर्सिव क्यूरी क्या होती है, जिसमें मैंने आपको बताया डीएनएस सर्वर कॉन्टैक्ट अदर डीएनएस सर्वर टू रिजॉल्व द रिक्वेस्ट, ठीक है। इटीरेटिव क्यूरी क्या होती है कि डीएनएस सर्वर जो है वो उसकी लोकल डेटाबेस में से बेस्ट रिजल्ट लेकर आता है। यानी इन शॉर्ट ये कि जो डीएनएस आपस में क्यूरी करते हैं, दैट इज कॉल्ड इटीरेटिव क्यूरी। और रिकर्सिव क्यूरी क्या, जो पीसी जो है एक डीएनएस सर्वर से कर रहा होता है, ठीक है। ये डायग्राम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मोर ऑन द डीएनएस, ठीक है। मोर ऑन द डीएनएस क्या, जोन ट्रांसफ़र। जोन ट्रांसफ़र क्या कि वही मैंने आपको बताया कि मेरे पास एक डोमेन है, ठीक है, मैंने कहा ये मेरी क्या उर्दू IT.com कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे एक उसकी चाइल्ड डोमेन थी, ठीक है, asia.urduit.com,
ठीक है। और मैंने कहा कि इन दोनों के बीच में जो जोन्स हैं वो आपस में ट्रांसफ़र करवा दी जाए, यानी बैकअप हो जाए या कुछ और रेप्लिकेशन हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड जोन ट्रांसफरिंग। ठीक है। और एक और कॉन्सेप्ट इज़ कॉल्ड डीएनएस फॉरवर्डर। डीएनएस फॉरवर्डर क्या कि अगर मैं अपनी इस डीएनएस सर्वर से कोई एक ऐसा क्वेश्चन कर बैठूं जो इस डीएनएस सर्वर की डेटाबेस में नहीं है, तो वो उसको उठा के फॉरवर्ड करेगा किसी और बड़े डीएनएस सर्वर की तरफ, दैट इज़ कॉल्ड फॉरवर्डर आईपी एड्रेस। ठीक है। नॉर्मली आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपके आईएसपी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई डीएनएस सर्वर चल रहा है तो उसमें अपने आईएसपी के डीएनएस सर्वर का एड्रेस होता है। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जाने की कोशिश करते हैं तो वो आपके आईएसपी के डीएनएस सर्वर के पास जाती है। ठीक है। कंडीशनल फॉरवर्डिंग के अगर कोई कंडीशनल फॉरवर्डिंग इज़ लाइक क्यूरी स्टेटमेंट्स। ठीक है। अगर आप में से कोई प्रोग्रामिंग कर रहा है या जिसको प्रोग्रामिंग का नॉलेज है या थोड़ा सा बैकग्राउंड है तो उसे पता होगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है। मैंने कहा कि अगर कोई से मैंने इस डीएनएस सर्वर को कहा जो एशिया के अंदर पड़ा हुआ था कि अगर कोई ईयू किसी भी डोमेन नेम के अंदर ईयू आता है तो उस क्यूरी को उठा के फ़ौरन इस डोमेन के पास ले जाओ, अपनी कैश में नहीं देखना या कहीं और नहीं भेजना, तो उसको वहाँ पे भेज दो। तो वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है वो उसको वहाँ पे भेज देता है। ठीक है। आपको इसकी लैब नहीं कराई जाएगी, आपके टॉपिक से हट के है, दैट्स जस्ट टू गिव यू अ क्लू। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो सा है आपका जो कंप्यूटर है उसके अंदर भी एक छोटी सी कैश होती है। ठीक है। वो क्या कर रही होती है, वो जो छोटी सी कैश होती है उसके अंदर जो है नेम टू आईपी रेजोल्यूशन पड़े होते हैं। सेम मेरा ये कंप्यूटर था, ठीक है, लैपटॉप था, और मैंने यहाँ से उर्दू आईटी खोली। ठीक है। और मैंने जो है अपने डीएनएस सर्वर को कहा, डीएनएस सर्वर ने मुझे रिजॉल्व करके ला के दिया 1.1.1.9 और मेरे कंप्यूटर ने अपने पास कैश में रख ली ये एंट्री। ठीक है। थोड़ी देर बाद दोबारा मैंने उर्दू आईटी अकेडमी खोली तो वो डीएनएस सर्वर के पास नहीं जाएगा, वो लोकल कैश से देखेगा। ठीक है। तो अगर मैंने अपने कंप्यूटर के अंदर ये देखना हो कि से मैंने कहा मेरा डीएनएस सर्वर है, ठीक है, और मैंने उस डीएनएस सर्वर को कहा कि मैंने जाना है पिंग, ठीक है, पिंग किया सर्वर 1, ठीक है, तो वो क्या करेगा, डीएनएस सर्वर के पास जाएगा और रिजॉल्व करवा के लाया कि सर्वर 1 का जो आईपी एड्रेस है 192.168.1.1 है। ठीक है। अगर मैं इसको कहता हूँ सर्वर 2 तो ये एक्चुअली पीछे देखो थोड़ा सा डिले लेकर आता है, तो फिर वो उससे रिजॉल्व करवा के लेकर आ रहा है कि डीएनएस सर्वर का नाम क्या है। ठीक है। अच्छा, और इसी तरह जो है हमारे पास एक और कमांड जो सी है जो मुझे आपको दिखाती है कि मेरी जो है आईपी कॉन्फ़िग की कमांड है जो बहुत सारी चीज़ें आपको बता रही होती है। लाइक आप कहते हो कि आपके जो डीएनए आपके कंप्यूटर के अंदर जो आईपी की एंट्रीज़ हैं, लाइक क्या हुआ कि मैंने जो है मेरे कंप्यूटर ने अभी उर्दू आईटी अकेडमी की वेबसाइट जो सी है उसकी एंट्री अपने पास सेव की, और थोड़ी देर बाद पता चला उर्दू आईटी अकेडमी में ना काशिफ के दिमाग में कुछ आया और उन्होंने ना वो सर्वर उठा के कहीं और रख दिया। अब आपका कंप्यूटर जब उर्दू आईटी अकेडमी को एक्सेस कर रहा है तो वो एक्सेस नहीं हो रहा। उसकी वजह ये है कि आपकी कैश में एंट्री पड़ी हुई है और वो बार बार आपको इस आईपी एड्रेस पे लेकर जा रहा है, जबकि उसका आईपी एड्रेस चेंज हो गया और उसका आईपी एड्रेस जो है नए सर्वर का आईपी एड्रेस जो है वो 9.9.9.9 हो रहा है, और आपका कंप्यूटर पे जब भी आप उसे खोलते हो तो वो बार बार आपको 1.1.1.9 पे लेके जा रहा है। उसकी वजह ये आपकी कैश में एंट्री पड़ी हुई है। तो आपने अगर अपनी कैश में से एंट्री उड़ानी है तो आप क्या करते हो, आप एक कमांड देते हो ip config flush dns, ip config फॉरवर्ड स्लैश क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी क्यूरीज हैं जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो सी है वो फ्लश डीएनएस की क्यूरी है। आपको अक्सर अगर आपका नेम टू आईपी रेजोल्यूशन ठीक नहीं हो रहा तो आप एक दफ़ा फ्लश कर दो तो आपका वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। ये फ्लश डीएनएस। ठीक है। पर्च द डीएनएस रिजॉल्व कैश। ठीक है। डीएनएस की जो रेजोल्यूशन कैश पड़ी हुई है जिसके अंदर वो 1.1.1.9 का आईपी एड्रेस पड़ा उसको पर्च कर देगा, पर्च मिट डिलीट करेगा। ip config फॉरवर्ड स्लैश फ्लश डीएनएस। ठीक है। रिक्वेस्ट नीड रिक्वायर एलिवेशन से मुराद ये है कि आपको इस कमांड प्रॉम्प्ट को आपको किस चीज़ में चलाना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस में चलाना पड़ेगा। ठीक है। तो यानी आपने अगर चलाना है तो आप सिर्फ कमांड प्रॉम्प्ट को राइट क्लिक करके ओपन इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें कर दो, रन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है। तो बहरहाल यहाँ से नहीं होगा, वो कमांड मेन्यू के अंदर होगा, मैं अभी खोलना नहीं चाह रहा। एनीवे इसके अंदर फिर एक जो सी इंपॉर्टेंट कमांड है इस कॉल्ड डिस्प्ले डीएनएस, कि आपकी डीएनएस कैश के अंदर जो जो एंट्रीज पड़ी हैं वो दिखाएगा। मैं भी अगर अपने डीएनएस कैश करूं तो एक्चुअली मेरी जो होस्ट फाइल के अंदर ना 500 के करीब एंट्रीज पड़ी हुई हैं। वो क्या एंट्रीज है मैं बताना नहीं चाह रहा अभी आपको, ठीक हो गया। तो अगर मैं उस कमांड को रन करूं तो ये देखना अभी आपको बहुत सारी एंट्रीज दिखाएगा। ठीक है। सो अगर मैं कहूँ ip config फॉरवर्ड स्लैश डिस्प्ले डीएनएस, ठीक है, तो ये देखो ये आपको क्या कुछ दिखा रहा है। ठीक है। तो एनीवे ठीक है, ये तीन चार कमांड्स हो गई।
जो वीडियो जो सी है इज़ ऑलमोस्ट मोर देन 35 मिनट्स, तो मैं यहाँ पे ब्रेक लेता हूँ और उसके बाद दोबारा रिकॉर्डिंग शुरू करता हूँ और उसके अंदर फिर हम देखेंगे कि हम लोगों ने लैब कैसे करनी है। ठीक हो गया? तो मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज़।